और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की। अमेरिका और जापान के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील हुई है। इसका सकारात्मक असर जापान के बाजारों पर भी देखा गया। ट्रंप ने कहा कि इससे जो भी मुनाफा होगा उसका 90% फायदा अमेरिका को मिलेगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इन तीनों देशों के साथ जो ट्रेड डील हुई है क्या उसके मुख्य बिंदु हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ अब तक के सबसे बड़े सौदे की घोषणा कर अपने अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जापान के साथ व्यापार समझौते का ऐलान ट्रंप प्रशासन के आर्थिक एजेंडे को आक्रामक द्विपक्षीय व्यापार नीति के तहत आगे बढ़ाने का एक सशक्त उदाहरण है। ये 1 अगस्त के बाद तकरीबन सभी देशों पर लागू होगा। समझौते के तहत जापान से आने वाले सामानों पर अमेरिका 25 के बजाय अब सिर्फ 15% का टैक्स लगाएगा, जबकि जापान अमेरिका में $550 अरब का निवेश करेगा। सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा कि जापान के निवेश से होने वाला 90% मुनाफा अमेरिका को मिलेगा। दोनों देशों के बीच हुए समझौते से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जापान अपने देश के बाजार को अमेरिका के लिए खोलेगा, जिसमें कार, ट्रक, चावल और दूसरे कृषि उत्पाद शामिल हैं। साथ ही जापान अमेरिका को 15% का पारस्परिक टैरिफ भी देगा। व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में अमेरिका और जापान के बीच अलास्का से लिक्विफाइड नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट के लिए एक संयुक्त उपक्रम समझौता किया जा सकता है। समझौते के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि दोनों देशों ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए गंभीर बातचीत की है, जो आगे रोजगार को बढ़ाने के साथ साथ बेहतरीन उत्पाद तैयार करने में एक दूसरे की मदद करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप और मैं नए समझौते को लागू करने, जापान अमेरिका संबंधों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करेंगे। व्यापार समझौते की घोषणा के बाद जापानी ऑटो कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। टोयोटा मोटर्स के शेयरों में 11% से ज्यादा का उछाल आया। वहीं जापान का टॉपिक्स इंडेक्स 2.6% तक चढ़ा और अमेरिकी फ्यूचर्स में भी बढ़त दर्ज की गई। दरअसल 1 अगस्त को टैरिफ लागू करने की समय सीमा नजदीक आते ही कई देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए आगे आ रहे हैं। ट्रंप ने फिलीपींस के साथ भी एक व्यापार समझौते की घोषणा की है। इसके तहत फिलीपींस के उत्पादों पर अब 19% का टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरह से ट्रंप ने इंडोनेशिया के लिए भी 19% टैक्स को जारी करने की पुष्टि की है। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को अमेरिका की जीत के रूप में पेश करना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक समझौते के बाद मिलने वाले राजस्व से बजट घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ट्रंप की नई व्यापार नीति से अधिकतर देशों को आयात करों से बचने के लिए अधिक कारखाने अमेरिका में लगाने होंगे, जो आपसी व्यापार असंतुलन को खत्म कर सकता है। पिछले वर्ष अमेरिका और जापान के बीच वस्तुओं के मामले में $69.4 बिलियन का व्यापार असंतुलन देखा गया था। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल अनेजा जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन तीनों देशों के साथ, खासकर जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, या हम इंडोनेशिया की भी बात कर लें, क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने जो एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि पहले दबाव डालो और उसके बाद डील करो, उसमें सफल हुए हैं वो? मुझे लगता है चंद्रशेखर जी की सफलता उनको मिली है। और लेकिन देखा जाए, जैसे जापान की अगर हम बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि जापान को भी एक तरह से एक बैलेंस बना है। इस तरह नहीं कि जापान को पूरी तरह झुकना पड़ा अमेरिका के आगे। एक तरह से जापान के भी फायदे हुए हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, उछाल आया वहाँ पर टोयोटा वगैरह के शेयर्स के अंदर, क्योंकि ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स जो है उसके ऊपर जो ड्यूटी अब है 15% आ गई है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5% से 15%, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव है। तो एक तरह से अमेरिका का बाजार खुला है जापान के लिए। दूसरी बात चंद्रशेखर जी, एक बड़ी ज़रूरी बात है इस सारे घटनाक्रम में कि जैसे जापान ने अपने एग्रीकल्चर को बचाया है, जो उसके लिए क्रिटिकल है, वो अमेरिका को नहीं खोला है, जो क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी जापान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे चावल के ऊपर भी है, तो ऐसा नहीं है कि यूएस के इंपोर्ट्स आएंगे वहाँ पर, उस पर पुरानी तरह से बंदिशें लगी रहेंगी। तो एक तरह से संतुलित एक तरह से ये समझौता हुआ है। मुझे लगता है कि बाकी देशों के लिए भी इसमें एक सबक है कि आप नेगोशिएट कर सकते हो अमेरिका के साथ और एक विन विन सिचुएशन पे ला सकते हो। अतुल जी, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जापान की अगर हम बात करें और प्राइम मिनिस्टर इशिबा की हम बात करें, घरेलू तौर पर दोनों ही हाउस में उनके पास बहुमत नहीं है, काफ़ी बुरी उनकी हालत है।
ऐसे में अमेरिका के साथ ये डील कर लेना, ये उनके जो वोटर्स हैं या जापान के लोग हैं, उनके बीच में उनकी छवि को कुछ फायदा होगा इससे? शायद अब देर ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये हालांकि फ़ायदा तो होना चाहिए, ये डील इशिबा गवर्नमेंट ने ही की है अमेरिका के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसका जो है एक तरह से मोमेंटम जो बिल्ड हुआ है ना जापान के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, अभी उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, लेकिन लॉन्ग रन में शायद इसका एक फ़ायदा हो सके कि भाई जो एलडीपी है, एलडीपी की आगे जो जिस तरह से चुनाव होंगे या किसी तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, उसमें इसको लीवरेज कर सकते हैं, लेकिन अब इमीडिएट इफेक्ट मुझे नहीं लगता हो रहा है इसका। और अगर हम अमेरिका के लिहाज से या प्रेसिडेंट ट्रंप के लिहाज से बात करें, तो वो जिस तरह के अपने लोगों के बीच में वादा करते हैं कि हम इस तरह की टैरिफ पॉलिसी लाएंगे जिसका फ़ायदा अमेरिका को होगा, उसमें क्या वो सफल हुए हैं जापान के साथ डील करने में? मुझे लगता है कि कुछ सफलता तो मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि एक तरह से वो उनकी एक मेजर पिच थी कि हम जो है जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर लाएंगे वापस अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो काफ़ी हद तक कम होगी। तो मुझे लगता है कि अगर 550 बिलियन डॉलर की अगर पूंजी निवेश हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल में उसमें फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव जाएगा, ये एक तरह से पॉलिटिकली इनको लीवरेज करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और यही हो रहा है फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ भी। 19% प्रतिशत के ऊपर एक तरह से डील हो गई है। तो हालांकि विदेश नीति में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, डोमेस्टिक और प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन जो टैरिफ पॉलिसी है उसके ऊपर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसका एक सकारात्मक एक फायदा होगा। अतुल जी, हालांकि आपने संक्षेप में फिलीपींस और इंडोनेशिया को भी इसमें शामिल किया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक तरह से पूंजी निवेश चाहता है अमेरिका, और इसीलिए जापान को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जापान के पास बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसकी वो पूंजी निवेश कर सकता है। इसलिए एक बार्गेनिंग पावर ज़्यादा थी जापान के पास जब इनकी जो नेगोशिएशंस हो रही थी। इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर ना फिलीपींस के पास है ना इंडोनेशिया के पास है, क्योंकि इकोनॉमी में उतनी क्षमता नहीं है जैसे जापान में क्षमता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग फिलीपींस या इंडोनेशिया में, फिलीपींस में और भी कम, इंडोनेशिया में भी उतनी नहीं है कि वो अमेरिका में पूंजी निवेश कर सके। इसलिए थोड़ा पलड़ा थोड़ा कमज़ोर था इनका। इसीलिए जो डील हुई है जापान में 15% पे हुई है, इन दोनों के साथ 19% पे हुई है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा बाकी देश जो कर रहे हैं नेगोशिएशंस, कि भी वो अमेरिका में कितना पूंजी निवेश कर सकते हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा हो। तो इसके ऊपर निर्भर करेगा कितना। लेकिन आप देखें चंद्रशेखर जी, जो वेरिएशन है ना, जैसे पहले बोल रहे थे 50% 100% लगा देंगे टैरिफ्स वगैरह, अब इसको आप देखेंगे 19% पे आई है। तो जो रेंज आ रही है वो 15 और 19% के बीच में ही आ रही है। मुझे लगता है बाकी देशों के लिए भी यही एक इंडिकेटर रहेगा कि शायद जो टैरिफ्स लगेंगी वो इसी रेंज में होगी, जो हालांकि उसमें नुकसान तो होता है लेकिन उतना नहीं जितना हम पहले सोच रहे थे। तो आपका जो इनिशियल सवाल था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो एक नीति थी कि पहले दबाव डालो और उसके बाद कंसेशन, तो मुझे लगता है वो काम कर रही है किसी तरह से, और बाकी देश भी मुझे लग रहा है ट्रेड डील्स करने में कामयाब होंगे। अतुल जी, एक सवाल यहाँ पर और आता है कि जिस तरह से ये डील हुई है, इसमें ठीक है एक नया पहलू आया है, निवेश का पहलू आया है कि अमेरिका में कौन कितना निवेश कर सकता है, लेकिन इस डील करने के पीछे जो यूएस की घरेलू पॉलिटिक्स है या प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एक दबाव भी बना हुआ है वहाँ पर टैरिफ को लेकर के, वो कितना बड़ा फैक्टर है? वो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये एक तरह से एरिया था जिसके अंदर सफलता मिल सकती थी। जो विदेश नीति का एरिया है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं गाजा में या यूक्रेन में, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। और एक तरह से ईरान के अटैक के बाद जियो पॉलिटिकल इश्यूज में दबाव में थे डोनाल्ड ट्रंप। तो एक ये रास्ता था कि टैरिफ से शायद उनके ऊपर दबाव कम हो गए। मेरे को लगता है कि वो काफ़ी हद तक सफल होंगे।